अमेज़न ने तो अपना भी सप्लाई चेन का कोई सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इज़ इट बेटर देन द अदर वन या फिर दोनों एक ही तरह के? मैक्सिमाइज किया अपनी प्रॉफिट्स को। नाउ अब अगेन आई विल से कि तब अगर थर्ड पार्टी थे, अब अमेज़न जो है ना अपनी प्रॉफिट्स को उस लेवल के ऊपर लेके जा रहा है कि हर चीज़ से जो है ना वो दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद अमेज़न, राइट? तो इनिशियली उन्होंने स्टार्ट कैसे किया कि एजीएल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेज़न ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। टाइम आएगा कि एडब्ल्यूडी की तरफ ये पूरा जो है ना शिफ्ट कर देंगे, राइट? सो अमेज़न विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर सप्लायर्स फॉर द सेलर्स टू सेल डायरेक्टली, सेंड डायरेक्टली इन्वेंटरी टू फुलफिलमेंट सेंटर, राइट? एक बंदा है वो शॉपिफाई पे यूएस में स्टोर खोलता है और चाइना से इन्वेंट्री भिजवाता है शॉपिफाई स्टोर पे, मतलब जो वैसी कोई वेयर हाउस है उसके अंदर। और एक बंदा है वो यूएस के अंदर अमेज़न के अंदर स्टोर खोलता है और वो इन्वेंट्री भिजवाता है यूएस के उधर एचईएल के थ्रू। तो उन दोनों में कितना फ़र्क है? कॉस्ट का कितना फ़र्क है? अब अगर प्लेसमेंट फीस पे करेंगे तो योर गुड्स विल बी गोइंग टू जस्ट वन लोकेशन। अगर आप पे नहीं कर रहे तो इट विल बी गोइंग टू मोर देन 5+ लोकेशंस, व्हिच इज अगेन नॉट आई से लाइक फिजिबल ही नहीं है कि अगर आप फ्रेट कॉस्ट को इस लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो अगेन आपको फिर कंपेल कर रहे हैं कि यू हैव टू यूज एडब्ल्यूडी, राइट? सो अगेन आप अगर एडब्ल्यूडी यूज करेंगे तो सब अच्छा है, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो व्हिच मींस यू हैव टू पे बड़े सेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो छोटे सेलर्स हैं, उनके लिए फिर सप्लाई तो हम लोग सारे बाय शिप ही भेजते हैं ना सारा कुछ, लेकिन बाय प्लेन भी जाती है आई गेस? दैट्स द रीजन ठीक, ठीक, कि ठीक। अभी आहिस्ता-आहिस्ता 3PL जो आपकी जो सॉरी फ्रेट फॉरवर्डर्स है वो मार्केट से आउट होना शुरू हो गए हैं, राइट? आपके बड़े जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है वो आहिस्ता 2023 में हमने कुछ देख लिया था कि वो खत्म हो गए और आइदर वो किसी और मॉडल की तरफ जा रहे हैं या किसी और। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद, व्हाट अबाउट योरसेल्फ? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा शहज़ाद भाई, थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन करंटली मैं एक सप्लाई चेन से मेरा जो है ना थोड़ा सा डोमेन जो है ना मेरा सप्लाई चेन है और मैं तकरीबन अमेज़न की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है प्रॉब्ली मोर देन 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। इससे पहले जब मैंने स्टार्ट अपना करियर का किया था तो बड़ा एक लोअर लेवल से स्टार्ट किया था एज ए इंडिपेंडेंट था। उसके बाद लीड लेवल के ऊपर आ गया, फिर मैनेजर लेवल के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेड ऑफ सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस इन कीपर वेंचर्स। माशाल्लाह। सो छोटा सा एक जर्नी है, स्ट्रगल्स भी है, एक लर्निंग जो मैं कह सकता हूँ कि जो लर्निंग का एक लेडर था थ्रू आउट द जर्नी, वो एक इसमें एक रहा है कि लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो यस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा शहज़ाद भाई, जब आपने स्टार्ट किया था उस वक़्त तो सप्लाई चेन का इतने लोगों को पता भी नहीं था, मतलब 5-6 इयर्स बैक तो सप्लाई चेन का इतना तो था नहीं। तो वो आपको किस तरह से आया कि यार मैं सप्लाई चेन में जाता हूँ, या सप्लाई चेन को किस तरह से समझना शुरू किया आपने? अच्छा, बेसिकली ये एक जो 2017-18 की जो ग्रेजुएट्स हैं ना, तो मोस्टली जो भी सप्लाई चेन की ग्रेजुएट्स हैं ना, तो ये एक स्टोरी आपको बड़ी एक फनी से लगेगी और सबकी मेजॉरिटी आई से कि ये कॉमन होगी। सप्लाई चेन जब मैं शुरू में अपनी मेजर्स में जब चूज कर रहा था ना, तो बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार ओके सीपैक आ रहा है और सीपैक की देखा देखी में हर दूसरा बंदा जो है ना सप्लाई चेन की तरफ आना शुरू हो गया था। नॉलेज कुछ भी नहीं था वहाँ पे सप्लाई चेन शुरू में इतना मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री में सप्लाई चेन को कैसे देखा जाता है। अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें तो सप्लाई चेन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता, राइट? मेजरली जो बिल्कुल। आपकी एडमिन डिपार्टमेंट होता है वही सप्लाई चेन को मेजर उसको जो है मॉनिटर कर रहा होता है, उसकी देख रहे होते हैं। सो ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ ये था क्या रोके सीपैक आ जाएगा, चाइनीज जो है ना ये कंपनीज आएंगी, उसमें फिर लॉजिस्टिक्स इन चीज़ों को देख के जो है ना वो सप्लाई चेन की तरफ आए। बट जब ग्रेजुएट हो गया और फिर जब कोविड आ गया तो चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो गई। सीफेक तो वहाँ पर ही था, बट यस जो बाकी हाँ। इंडस्ट्री में चेंजेस आई। सो फिर जो है ना एक नया उसमें एक जो हमारा एक बूम आ गया ई कॉमर्स का, तो उसके बाद जो है ना मैं इस फील्ड में जो है ना प्रॉपरली इन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शहज़ाद भाई, अभी निस्बतन चूँकि आपने बात की है कोविड की, कोविड के टाइम में सप्लाई चेन बिल्कुल ही डिफरेंट थी और अभी जो सप्लाई चेन के रूल्स हैं, स्पेशली वीज़ा-वी अमेज़न, ये तो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब इन दोनों के दरमियान में आपने कितना डिफरेंस देखा है अभी? कितनी इवॉल्व हुई है सप्लाई चेन? सप्लाई चेन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये एक वाइड एक ऐसी एक डोमेन थी कि जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से जो है ना मुतासिर हुई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक उन दिनों और बिल्कुल। पेंडेमिक के बाद भी, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पार्टनर्स के ऊपर है। सो वी हैव लाइक यू नो सप्लायर्स के ऊपर
वी आर डिपेंडेंट ऑन जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड देन मेजरली अमेजोन के ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड में एकदम से जो डिमांड में इंक्रीज आई और उस डिमांड को फिर कैटर करना, सो दैट वाज कम्प्लीटली मिसकराइल से एकदम से फ्रेट फॉरवर्डर्स की रेट्स बढ़ जाना, जो रेट्स हम 60 to 50 क्यूबिक फीट जो है ना हम कॉस्ट पर सीबीएम हमारा आता था, वो डायरेक्टली एकदम जंप करके 150, 180 एंड 200 प्लस तक वो जो है ना चला गया था। तो उसको मेंटेन करना, उसको उस लेवल के ऊपर लेके आना, एंड देन अगेन उस डिमांड को मीट करना, वो बड़ा एक जो है ना एक सप्लाई चेन को बहुत बुरी तरीके से जो है ना उसने वो किया था। तो उसमें से एक अगर मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज भी थी, डेफिनेटली जो मेजर कंपनीज थी, जिसमें एक अगर मैं कहूँ एक टर्म एग्रीगेटर का एक अगर मैं नाम लूँ तो एग्रीगेटर्स जो है ना वो इवॉल्व हुई, वो आई मार्केट से अपॉर्चुनिटी आई, ब्रांड्स एक्वायर के, जो इंडिविजुअल सेलर्स थे वो भी इसमें से आए। काफ़ी लोग पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग आए, कुछ लोगों ने तो कोर्सेज वगैरह ये भी लॉन्च की। तो कोविड में तो ये चल रहा था, लेकिन यस अगर अभी मैं बात करूँ तो नाउ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज जो लोग कोविड के दिनों में आए या एक शॉर्ट स्पैन के लिए जो है ना वो देख रहे थे कि यार ओके एक अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर ले, तो वो सस्टेन उतना नहीं कर पाए। तो वो अगर मैं एग्रीगेटर्स की अगेन मैं बात करूँ, त्रियासु की अगर मैं बात करूँ तो वो उस तरह का मॉडल सस्टेनेबल नहीं था एग्रीगेटर्स का, और अभी भी एग्रीगेटर्स या तो मर्जर की तरफ जा रहे हैं या एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं। बट अगेन अगर लॉन्ग टर्म उसकी मैं बात करूँ तो वो एक सस्टेनेबल प्रोग्राम उनका वो कुछ भी नहीं है। तो पेंडेमिक के बाद जो अब हालात है वो वही है कि नॉर्मल की तरफ जाएंगे, जो डिमांड एक क्रिएट हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है। एंड अगेन विद दैट जो अमेजोन अपनी नई पॉलिसीज वगैरह लेके आ रहे हैं, तो अगेन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अब चेंज हो गई है। अगेन जो इंडिविजुअल सेलर्स है और एग्रीगेटर्स है उनके लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन एंड डाउन द लाइन उस लेवल के ऊपर काम करे जो कोविड में काम कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा शहज़ाद भाई, वैसे तो मतलब मेरा तो ख़्याल ये है कि कोविड के दिनों में काफ़ी मुश्किलात तो थी ही, लेकिन उन दिनों सप्लाई चेन वाज़ लिटिल बिट ईज़ियर। अब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, या पहले कॉम्प्लिकेटेड था अब ईज़ी हुआ है? आपके ख़्याल में क्या है? सिचुएशन क्या है? supply chain it was not complicated, I'll say it's like जो कोविड के दिनों में एक डिमांड को कैटर करना वो एक इशू बन गया था कि अब लेट्स सपोज अब हमारे पास जितनी भी फ्रेट फॉरवर्डर्स है उसकी उनके ऊपर डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनकी जो वेसल्स थी उनके पास फ्री स्पेस ही नहीं था, राइट। तो एकदम से एक क्या कहते हैं प्राइसेस बढ़ गई और स्पेस का अवेलेबल ना होना, उस वजह से ये हो गया था कि काफी जो ब्रांड्स थे वो आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन में चले गए थे, जिनकी वजह से काफी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज उनको जो है ना थोड़ा सा वो हिट बैक्स हुए थे उनको। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी इस तरह की इश्यूज नहीं है। अभी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो वो एक जो ई कॉमर्स जो प्लेयर्स है जिस तरह अमेजोन है उनकी तरफ से जो है ना अब जो पॉलिसीज ड्रेस्टिक चेंजेस है, न्यू जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फीसिस नहीं लगवा रहे हैं, तो वो अब बहुत मुश्किल कर रहा है उन सेलर्स के लिए जिनके पास रिसोर्सेस उस लेवल के ऊपर नहीं है कि वो आके कंटिन्यू कर सके। तो वो एक मुश्किल उस लेवल के ऊपर बनता जा रहा है। बैक इन कोविड कोई इस तरह पॉलिसीज नहीं थी, फ्रीडम बहुत ज्यादा थी, और लाइक अगेन आप अमेजोन शिपमेंट भिजवाते थे तो उसमें कोई इतना इशू नहीं था। डाउन द लाइन उन्होंने काफी चीजें जो है इंट्रोड्यूस करवा दी, बट तब ये था कि हम जो आपके थर्ड पार्टी सोर्सेज थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, और वो काफी उन्होंने फायदा उठाया उन चीजों से, काफी उन्होंने अपनी मैक्सिमाइज किया अपनी प्रॉफिट्स को। नाउ अब अगेन आई विल से कि तब अगर थर्ड पार्टी थे, अब अमेजोन जो है अपनी प्रॉफिट्स को उस लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं कि हर चीज से जो है ना वो दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अमेज़न ने तो अपना भी सप्लाई चेन का कोई सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इज़ इट बेटर देन द अदर वन, या फिर दोनों एक ही तरह के हैं? अब ये कन्वर्सेशन सैयद, मैं अगर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बताऊं कि मैं अपने जब सर्कल में बैठता हूँ दोस्तों के साथ, तो 2022 में ये चीज़ मैंने मेंशन की थी तब भी कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक टाइम आएगा कि अमेजोन कंप्लीटली जो थर्ड पार्टी, अगर वो फ्रेट फॉरवर्डर्स है, अगर वो आपकी 3PLs है, आपकी बाकी डिफरेंट जितनी भी आपकी वेयर हाउसेज, इवन आपकी अगर यूएस में है या इवन चाइना में, वो डाउन द टाइम पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट कर देगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद अमेजोन, राइट। तो इनिशियली इन्होंने स्टार्ट कैसे किया कि एजीएल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग यूज कर रहे थे, कुछ लोगों को स्टिल थोड़े से थे कि यार लीड टाइम उस लेवल के ऊपर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। लाइक अगर हम नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्डर से कोई भी आइटम्स शिप कर रहे हैं फ्रॉम चाइना टू यूएस, सो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज में सुकून से जो है ना वो आ जाता है। बट
एट दैट टाइम जब एजीएल आया था तो 100+ डेज के आसपास जो है ना ये लीड टाइम घूम रहा था, तो पीपल वर रिलेक्टेंट टू गो अच्छा, विद अच्छा। एजीएल, सो तब इतना इशू नहीं हो रहा था, बट अगेन देन 2023 एंड नाउ 2024 अब अमेजोन पर्क्स दे रहा है सेलर्स को, राइट? तो लाइक इनिशियली अगर मैं अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के साथ कम जो है ना वो नहीं था, मतलब लाइक मुझे इश्यूज थे, बट नाउ वो मुझे कंपेल करे कि नाउ आई हैव टू यूज एजीएल बिकॉज आई हैव नो अदर वे, राइट? तो अगर आप एजीएल यूज करें तो यू हैव लाइक सर्टेन बेनिफिट्स व्हाइल शिपिंग योर गुड्स टू अमेजोन। तो अगर आप डायरेक्ट अमेजोन भिजवा रहे हैं तो अगेन वहाँ पर आपकी लोकेशंस आपको स्प्लिट नहीं करके दे रहा, राइट? आपको वन लोकेशन के ऊपर आपकी इन्वेंट्री मिल जाती है, आपकी रिसीविंग बहुत जल्दी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे फ्रेट फॉरवर्डर को यूज कर रहे हैं तो आपको स्प्लिट लोकेशंस दे रहे हैं एंड इट्स अगेन आपकी शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स आ गया, पॉलिसीज अमेजोन ने ऐसी बनाई कि हर एक सेलर मजबूर होके अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को यूज करे, एजीएल को यूज करे। विद दैट अगेन उन्होंने फिर जब देखा कि यार ओके एक और भी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन हर एक अपॉर्चुनिटी को आप कैश कर रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी थी 3PL की सूरत में कि जितने भी सेलर्स थे, एग्रीगेटर्स थे, वो थर्ड पार्टी जो 3PLs थे वो यूज कर रहे थे और वो डायरेक्टली फॉर एग्जांपल चाइना से अपनी इन्वेंट्री भिजवाई, यूएस के हाउस में स्टोर की एंड देन रिप्लेनिश की फ्रॉम यूएस टू द फुलफिलमेंट सेंटर। बिल्कुल, उस अपॉर्चुनिटी को कैटर करने के लिए एक और नई टर्मिनोलॉजी के साथ, एक और नई कॉन्सेप्ट के साथ आए, दैट इज अमेजोन वेयरहाउस जो AWD है। अब जब वो आए तो लास्ट ईयर जस्ट एज अ टेस्ट मैंने अपने सीईओ के साथ जस्ट ट्राई किया, इसको हम जरा ट्राई करें कि क्या इसमें जो है ना फॉल्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इज इट सस्टेनेबल और नॉट, लॉन्ग टर्म में इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सो 2022 एंड 2023 की शुरू में थोड़ा सा जब यूज किया तो थोड़े से हमें आए कि रिप्लेनिशमेंट्स नहीं हो रही, कुछ मतलब मजा नहीं आया तब। बट जब मैं यूज कर रहा था उसको तो मुझे तभी वाइब आ गई थी कि जिस तरह एजीएल को उन्होंने कम्प्लीमेंट्री अब करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह अब एक टाइम आएगा कि AWD की तरफ ये पूरा जो है ना शिफ्ट कर देंगे, राइट? सो अमेजोन विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर सप्लायर्स, फॉर द सेलर्स टू सेंड डायरेक्टली इन्वेंट्री टू फुलफिलमेंट सेंटर, राइट? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई भी सेलर डायरेक्टली एफबीआई जो है ना आप इन्वेंट्री भिजवा सके। आइदर यू हैव टू यूज द AWD warehouse और यू हैव टू यूज एनी अदर 3PL बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, ठीक। सो अगेन 2024 में अब उन्होंने वही लॉन्च कर दिया कि प्लेसमेंट फीस उन्होंने फ्रॉम April 1 अब एक नई उन्होंने एक प्लेसमेंट फी का एक वो स्टार्ट कर दिया है कि अब अगर आप इवन शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो 1 लोकेशंस, 2 लोकेशंस, 3 लोकेशंस तक जो है ना मेजरली आपके सामान जो है ना वो स्प्लिट कर दिया जाता था। बट नाउ विद प्लेसमेंट अब अगर प्लेसमेंट फीस पे करेंगे तो योर गुड्स विल बी गोइंग टू जस्ट 1 लोकेशन। अगर आप पे नहीं कर रहे तो इट विल बी गोइंग टू मोर देन 5+ लोकेशंस, व्हिच इज अगेन नॉट आई से लाइक फिजिबल ही नहीं है कि अगर आप फ्रेट कॉस्ट को इस लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो अगेन आपको फिर कंपेल कर रहे हैं कि यू हैव टू यूज AWD, राइट? सो अगेन आप अगर AWD यूज करेंगे तो सब अच्छा है, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो विच मींस यू हैव टू पे एन एडिशनल कॉस्ट। और अगर आपके ब्रांड में और आपके प्रोडक्ट में अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट मार्जिन है उस लेवल का नहीं है तो अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि सस्टेनेबल फिर आप नहीं है। आइदर यू हैव टू एग्जिट, या अपना ब्रांड सेल करेंगे, यू हैव टू फाइंड अनदर वे, और इस लेवल के ऊपर अमेजोन के साथ काम करना, अमेजोन में इन्वेंट्री भिजवाना ही एक जो है ना सेल करना तो एक अलग ही एक अब टॉपिक बन गया ना। अब तो बिल्कुल, एक हाँ। एक टॉपिक नया शुरू हो गया कि यार ओके मैं इन्वेंट्री जो सेंड करूंगा उसको मैं वहां पर रख पाऊंगा, तो क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उसको सस्टेन कर सकूं? इफ यस यू आर गुड, फिर सेलिंग है वो एक अनदर आपका टॉपिक आ जाता है। तो अब तो बिल्कुल, हाँ। कंपटीशन इस लेवल के ऊपर आ गया। एंड आई से कि सप्लाई चेन इसमें अगर जो है ना एक बैकबोन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी फ्रॉम Q1 टू Q4 एक डाउन द लाइन आपने देखना है। आप ये सब नहीं होगा कि आप Q2 में या Q3 में बैठ के आप Q4 के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। अब फ्रॉम Q1 आप Q4 के लिए प्लान कर रहे होंगे, Q1 से आप स्टार्ट अपने डिसीजन मेक करेंगे। हाँ, नहीं, मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा सिद्धार्थ भाई, सिंस यू हैव मेंशन्ड कि यार अब बड़े सेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएँगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो छोटे सेलर्स हैं, उनके लिए फिर सप्लाई चेन के लिए कितना ज़रूरी है? मतलब उन्हें स्टार्टिंग से ही सप्लाई चेन पे फ़ोकस करना चाहिए या उन्हें चाहिए कि खैर है जिस तरह चल रहा है चल रहा है, और जब एक नंबर स्पेसिफिक पे आ जाए तब वो इन चीज़ों के अंदर जो है वो घुसें, या क्या करें वो? किस तरह? क्योंकि एक छोटे असल में अमेज़न तो हम लोग इसलिए प्रेफ़र करते हैं कि हम ब्रांड बिल्ड कर सकें।
तो उसके लिए कितना feasible है supply chain of Amazon? वेल सही, अगर छोटे सेलर्स की मैं बात करूं तो अगेन मैंने जिस तरह बताया ना कि अब प्लानिंग होगी आपकी Q1 से स्टार्ट होगी। अगर आप लेट्स सपोज AWD आप यूज करें तो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? अगेन आपकी कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। आई बिलीव 0 पॉइंट, अगर आप अपनी इन्वेंट्री थ्रू AGL आप स्ट्रीम भिजवा रहे हैं, AWD वेयरहाउस भिजवा रहे हैं, तो 0.36 पर आई बिलीव क्यूबिक फीट आपको चार्ज कर रहे हैं, विच इज वेरी मिनिमल एज कम्पेयर टू द अदर 3PLs इन जो आपकी यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन जो छोटे सेलर्स भी है वो उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि अगर सप्लाई चेन जिस तरह 2021 2022 में लेके चल रहे थे, अगर उस माइंडसेट के साथ यू आर कमिंग टू 2024 एंड से कि यार उसी स्ट्रेटेजी उसी के साथ मैं चला पाऊंगा, तो अगेन इट वोंट वर्क फॉर द सेलर्स बिकॉज 2023 यू सी कि स्टोरेज चार्जेस, यू आर वेल अवेयर कि हमने कितने चार्जेस पे किए, बिल्कुल, राइट? हाँ, इट वाज बिल्कुल। प्रॉब्ली इन मिलियंस, राइट? सो अगेन अगर आप एक छोटे से फैक्टर को भी आप कंसीडर करके अपनी डिसीजन मेकिंग आप अपने बेहतर करें, तो आपकी फिर चांसेस है कि आप जो है ना डाउन द लाइन आप लॉन्ग टर्म के ऊपर प्ले कर सके। बट अगर डिसीजन मेकिंग शुरू से आपकी टिपिकल सप्लाई चेन की जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दे, तो वो बड़ा मुश्किल होगा, राइट? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, पहले तो आप कंपेटिटर्स के साथ अपनी कम्पीट कर रहे होते, राइट? अभी आपने कम्पीट करनी है अमेजोन के पॉलिसीज के साथ, तो अगेन अमेजोन की बिल्कुल, पॉलिसी के हाँ। साथ आप तब कम्पीट करेंगे तब यू आर वेल अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है? जब आप अपने प्रोडक्ट को इस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यार ओके इसमें इतना दमखम है कि यार ओके इसके ऊपर मैं इतना बेट करके इसको आगे लेके जा सकूं, अगर है गुड इनफ, अगर नहीं है तो आई से कि टेक अ स्टेप बैक, दोबारा से एनालाइज करें, चेक करें एंड देन कम टू दिस मार्केट अमेजोन एंड फिर आके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें। अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट योर प्रोडक्ट, सो अगेन डाउन द लाइन अगेन ये चीजें जो ना मजीद अब कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, कोई ईज नहीं आने वाला अमेजोन की तरफ से एटलीस्ट। अच्छा शहजाद भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं थोड़ा सा जी आसानी जी के लिए ना आपसे क्वेश्चन करूंगा। एक बंदा है वो शॉपिफाई पे यूएस में स्टोर खोलता है और चाइना से इन्वेंट्री भिजवाता है शॉपिफाई स्टोर पे, मतलब जो वैसी कोई वेयर हाउस है उसके अंदर। और एक बंदा है वो यूएस के अंदर अमेजोन के अंदर स्टोर खोलता है और वो इन्वेंट्री भिजवाता है यूएस के उधर एचईएल के थ्रू। तो उन दोनों में कितना फर्क है, कॉस्ट का कितना फर्क है तकरीबन? अगर एजीएल की बात करें तो एजीएल की कॉस्ट वेरी मिनिमल है, राइट? अगर मैं अभी करूँ तो प्रॉब्ली 80-85 पर जो है ना कॉस्ट पर सीबीएम आपकी आ रही है अगर आप एक कंटेनर भिजवा रहे हैं। तो शॉपिफाई का आई हैव नो आइडिया कि उसकी क्या है, बट अगेन फ्रेट फॉरवर्डर्स वहाँ पे भी उन्होंने रेट्स डाउन किए। बट अगर आप एजीएल के थ्रू अमेजोन भिजवा रहे हैं तो अगेन कॉस्ट इज वे लोअर देन एज कम्पेयर टू एनी अदर 3PL, एंड दैट्स द रीजन ठीक ठीक कि ठीक। अभी ऐसे ऐसे 3PL जो आपकी जो सॉरी फ्रेट फॉरवर्डर्स है वो मार्केट से आउट होना शुरू हो गए हैं, राइट? आपके बड़े जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है वो आहिस्ता 2023 में हमने कुछ देख लिया था कि वो खत्म हो गए और आइदर वो किसी और मॉडल की तरफ जा रहे हैं या किसी और उसको टारगेट कर रहे हैं। बट जो छोटे मोटे रह गए वो भी प्रॉब्ली आई से कि 2024 विल बी द लास्ट ईयर फॉर देम, बिकॉज अगेन अगर आपको एक जगह कॉस्ट 5000 की मिल रही है और एक जगह आपको 10,000 की मिल रही हो, तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, हाँ, राइट? सो बिल्कुल बिल्कुल। अगेन यस। ठीक 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 ठीक, मेक सेंस। अच्छा सिद्धार्थ भाई, दूसरा क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग करते हैं जिन्होंने फ़र्ज़ करें ब्रांड स्टार्ट करना होता है या बनाना होता है, उनका क्वेश्चन यही होता है कि फंडामेंटल डिफरेंस कितना है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक चीज़ सोर्स कराता हूँ पाकिस्तान से और एक चीज़ मैं सोर्स कराता हूँ चाइना से और एक चीज़ मैं सोर्स कराता हूँ इंडिया से, तो इन तीनों के अंदर या इन चारों के अंदर क्या डिफरेंस है कि कितनी सोर्सिंग ईज़ी है, सप्लाई चेन कितना ईज़ी है और कितनी जल्दी, मतलब गारंटी कितनी है कि मेरा सामान आराम से पहुँच जाएगा? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है कि यार अगर पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने इश्यूज़ हैं, अगर चाइना से कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने इश्यूज़ हैं? अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज जो एक कुछ सप्लाई से हमारे जो बांग्लादेश जो ताइवान और इस रीजन्स में थे हमारे साथ, कुछ पाकिस्तान में भी थे एंड देन मेजॉरिटी ऑफ आवर सप्लायर्स आर इन चाइना। अगर मैं बेसिक से एक एक करूँ, अगर मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स में अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो विद चाइना अगेन कॉस्ट इज वन ऑफ द थिंग कि आपकी कॉस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, राइट? क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है, कॉस्ट आपको मतलब अगेन क्वालिटी और कॉस्ट का आपको जो है ना वो एक करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। इफ यू पे अ बिट हाई टू द चाइनीज पीपल दे विल गिव यू अ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? पाकिस्तान और बांग्लादेश इनमें तो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, बट अगेन कॉस्ट का इशू है एंड अगेन एक बिहेवियर का एक बड़ा इशू है, राइट?
चाइनीज पीपल कमिटमेंट के हवाले से लास्ट ईयर विजिट किया था चाइना सप्लायर्स के साथ, एक कुछ मीटिंग्स भी हुई थी, तो उनको अगर मैं रेट करूँ तो प्रोफेशनली दे आर वेरी लाइक अप टू द मार्क। लाइक अगर वो आपको कमिट कर दे कि यार ओके ये वाली इन्वेंटरी आपकी लेट्स से इन 10 डेज रेडी हो जाएगी, ठीक है, सो दे मीन इट, दे विल ट्राई टू मेक दैट इन्वेंटरी फॉर यू। ऑन द अदर हैंड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें ये वाली चीजें इश्यूज आ रही है, राइट, कमिटमेंट्स जो है ना वो उस ठीक तरह ठीक के ठीक। कॉप अप नहीं हो रहे। देन अगेन एक इशू जो मजीद आ रहा है वो कस्टम का बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से अपने गुड्स क्लियर करवा रहे तो कस्टम जो अथॉरिटीज है उनकी बड़ी कोशिश होती है कि यार ये क्लियर ना हो पाए, बस ये इधर ही पड़े रहे, राइट। तो एक हेल बनाया हुआ है यहाँ पे। चाइना की अगर आप बात करें तो यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। अगर इवन आपकी स्टॉक हो जाए, आप चाइना से आप लेके आ रहे हैं यूएसए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वहाँ पे आप किसी भी गूगल के रैंडम बंदे को भी आप हायर करें तो आपकी कस्टम क्लियरेंस और वो आपकी डाउन द लाइन बड़ा इजीली हो जाएगा। सो कमिटमेंट, कॉस्ट और क्वालिटी पे अगर मैं रेट करूँ तो चाइना प्रोबेबली अगर ऑप्शन है तो फर्स्ट वन आई से प्रेफर चाइना, देन अगेन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड जो आपका जो दूसरी कंट्रीज है, इवन हमारे कोरिया से भी कुछ सप्लायर्स, अच्छे खासे सप्लायर्स जो है ना काम कर रहे हैं, तो वो भी ऑप्शंस है। बट अगेन इफ यू फाइंड सॉल्यूशंस इन चाइना सो स्टिक टू देम बिकॉज यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन चाइना। आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग, आपके सब कुछ जो है ना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अदर कंट्रीज में से लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ सो आपको पाकिस्तान में कोई टॉप का फ्रेट फॉरवर्डर ही नहीं मिलेगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लास्ट ईयर एक फ्रेट फॉरवर्डर का एक इशू बन गया था, कराची पोर्ट में हमारा कुछ सामान था वो स्टॉक हो गया था, राइट। मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ा और उनके ऑफिस में उनको बताना पड़ा कि यार मतलब अगर आप पाकिस्तान में बैठ के आप कराची के पोर्ट से आप अपना ये हमारा कस्टम नहीं क्लियर करवा पा रहे तो हाउ कॉम्पिटेंट यू गाइस आर। मुझे एक अदर कंट्री का एक फ्रेट फॉरवर्डर था, यूक्रेन का, वहाँ के फ्रेट फॉरवर्डर को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा कि आप आए और कराची में जो हमारा जो कस्टम्स जो सामान स्टॉक हुआ है इसको आप क्लियर करें। सो अगेन इश्यूज है, इंडस्ट्री में भी है, यहाँ के लोगों में भी है, बट अगेन अगर ऑप्शंस की बात करें तो चाइना इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन एज ऑफ नाउ, अगर कोई आना चाहे और सेल करना चाहे। अच्छा, अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, फ़र्ज़ करें स्पोर्ट्स के गुड्स हो गए, मैंने सुना है सर्जिकल गुड्स भी हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चाइना क्या उसमें हमें कम्पीट कर पाता है या नहीं कर पाता? आपका क्या ख़्याल है? क्वालिटी वाइज मैं बिल्कुल कहूँगा कि क्वालिटी वाइज शायद चाइना में उतना वो नहीं है, बट अगेन अभी लास्ट ईयर ही मैंने विजिट किया चाइना में, तो यस आप अगर आप वहाँ पे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हर किस्म के वहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ें बन रही है एंड मैसिवली दे आर यू नो सेलिंग दिस गुड। बट हाँ, अगर इसमें अगर मैं प्लस पॉइंट करूँ तो यार डेफिनेटली पाकिस्तान का एक अपना नाम है, उसमें सर्जिकल में भी और स्पोर्ट्स में भी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप विद द सप्लायर। इसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि आप अपने सप्लायर को लेके कैसे चल रहे हैं। सो इफ योर supply chain associate or manager is competent and it's like he knows how to work with these guys, so again Pakistan is a good option for these sports and surgical goods. Yes. ठीक, ठीक, ठीक। मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, एक तो होती है ना, नॉर्मली तो हम लोग सारे बाय शिप ही भेजते हैं ना सारा कुछ, लेकिन बाय प्लेन भी जाती है आई गेस? बाय प्लेन डेफिनेटली एक है ऑप्शन है, फास्ट बोट का भी इस तरह ऑप्शन है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, राइट। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट चाहिए तो देन यू गो फॉर दैट ऑप्शन। सो अगेन विच इज लाइक अगर कॉस्ट वाइज कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक जो कि स्टैंडर्ड साइज है या उससे भी थोड़ी सी जो है ना उसकी यूनिट्स पर कार्टन उसमें कम है और ज़्यादा है, सॉरी, और उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी नीड है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड देयर आर कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग द air freight. So yes, you can go for that options, but depending upon your need. Yes. ठीक, 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 ठीक। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और मतलब आपका प्रोडक्ट इतना है कि आपके अंदर इतने आपके पास वो बचत हो रही है तो यू कैन गो विद एयर फ्राइट एज वेल। लेकिन वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बम्प कर देता होगा। तो फास्ट फूड कितनी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो शिपिंग होती है उससे? फास्ट में भी जो ना अभी इन्होंने जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है मोर कैटेगरीज आ गई, अब सुपर फास्ट भी आ गई है, अब नॉर्मल फास्ट भी आ गई। तो फास्ट मैक्सिमम अगर मेरे को 20-25 डेज जो है ना आपकी ले लेती है, फिर सुपर फास्ट इसी तरह 18 to 20 डेज जो है ना उसमें आ जाती है। ठीक, ठीक, ठीक। आप अभी एयर की बात कर रहे थे ना, तो इसमें मैं बड़ा एक चीज को बड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि सप्लाई चेन को हम अपने जब हम बैठते हैं ना, अगर हम उसको रेट करें
दोस्तों के साथ बात करते हैं ना, तो जिस भी दोस्त ने या जिस भी कंपनी ने अगर उसके एयर फ्रेट या जिसने सामान अगर एयरशिप ज़्यादा किया हो, तो विच मीन्स कि आप उसके सप्लाई चेन में गड़बड़ है, ठीक है, देयर हैज बीन सम ठीक, थिंग्स ठीक, जस्ट ठीक। मिसिंग है, राइट? आइदर ओके, एक चीज़ तो बड़ी एक है कि यार कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं कि वो कंट्रोल ले सकते, तो विच मेक सेंस। बट अगर आपका एयर फ्रेट बहुत ही डाउन द लाइन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, देन इट मीन्स कि आइदर आपका जो डिमांड फोरकास्ट है या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सप्लाई चेन। सो जितना कम आपका ये फास्ट बोट और ये आपका एयरशिप होगा, इतना ही आपका जो सप्लाई चेन है बड़ा इफिशिएंट होगा। अगेन मैं बड़ा इसको वो नहीं करवा रहा कि यार बड़ा ही लाजिमी मलजूम है, बट अगेन देयर इज थिंग्स कि यार आप जो है ना एयरशिप और फास्ट को जितना कम करे उतना ही आपकी सप्लाई चेन और आपकी कॉस्ट के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल है। ठीक, ठीक, ठीक। मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा सिद्धार्थ भाई टेल मी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पिछले दिनों भी सोच रहे थे, वो ये कि डैमेज गुड्स और ये जो रिटर्न्स होते हैं, इससे किस तरह फाइट ऑफ किया जाए? क्योंकि सप्लाई चेन का सारा काम तो इसी के अंदर आ रहा होता है। तो और इसमें जो है वो कौन ज़िम्मेदारी लेता है इसकी कॉस्ट की? आपको लेनी पड़ती है या जिसने भेजा होता है आपका जो सोर्सिंग वाला होता है, वो ज़िम्मेदारी लेता है इसकी कॉस्ट की अगर डैमेज गुड्स आ जाएँ तो? हाँ, अच्छा से डैमेज गुड्स का अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइवेट लेबलिंग के खासकर जो ये एक है जो अपनी ब्रांड हम सेल करें, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि यार आप गुड्स डैमेज हो गए या किसी भी वजह से जो है ना आप उसको रिटर्न करना चाहे सप्लायर को, तो दैट्स नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, राइट? तो आपकी डैमेज गुड्स हो गए, यू हैव टू लिक्विडेट दैट इन्वेंट्री और अपने कस्टमर को जो है ना नहीं अपनी बेच दी। इसको अगर आप कॉप अप करें तो डेफिनेटली आप जब सप्लायर्स के साथ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो निगोशिएट करें आप उनके साथ। कॉन्ट्रैक्ट जब आप सप्लायर के साथ करें तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्पेसिफाई करें कि डैमेज गुड्स हो गया या आ, कोई भी फॉल्ट ही ऐसा कुछ आ जाते हैं, समटाइम्स कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो आप उसी टाइम सप्लायर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आपका एक सर्टेन परसेंटेज आप सेट करते हैं कि यार ओके लेट्स सपोज अगर जो सब आपने एक कंटेनर भेजा, राइट, उस कंटेनर में 10%, 5%, 1% जितने भी अगर आपके डैमेज आ जाते हैं, सो यू नीड टू पे द कॉस्ट फॉर दैट, और अदर जो नेक्स्ट शिपमेंट होगी उसमें अपनी इन्वेंट्री अपनी एडजस्ट करवानी है। सो अगेन ठीक, सप्लायर ठीक, के ठीक। साथ आपके रिलेशनशिप कैसी है, आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, तो ये उसी साइड के ऊपर आप कैटर कर सकते हैं। और रिटर्न्स आप मतलब लाइक डैमेज गुड्स को आप रिटर्न करना सप्लायर को, तो प्राइवेट लेबलिंग में स्पेशली इट्स नॉट फिजिबल बिकॉज फ्रेट कॉस्ट में ही उसकी आपकी जो है ना वो कॉस्ट पूरी हो जाती है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर वापस भेजना पड़े तो वो तो मतलब काफ़ी अजीब-सा सीन हो जाएगा। तो या मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आपने फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दिया हो कि अच्छा अगर इतना आ रहा है तो फिर इतने से वो है। तो शहज़ाद भाई कुछ क्विक सी टिप्स दें कि अगर जो बंदे अभी 2024 में सप्लाई चेन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है? उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, बंदे से मुराद अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो उसके लिए एक अलग जी, मैं दे सकता हूँ, राइट? और अगर आप प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं तो उनके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाह रहे हैं सप्लाई चेन के लिए, तो अगेन एक सुनने को मिलता है कि यार अब स्कोप नहीं है या उस लेवल की जॉब्स नहीं आ रही। अ, एक एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कर लूँ कि मार्केट में अभी भी जो टॉप रिसोर्सेज है ना उनकी कमी है, राइट? सप्लाई चेन इज अगेन इट्स वेरी इजी बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल, राइट? तो बिल्कुल। जो बंदा इसमें आना चाहे ना, तो वो एक एक आप जिस तरह एक फील्ड है ना, आप चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई जिस भी फील्ड में जाना चाहता है ना, तो उस फील्ड को ऑन करता है। तो सप्लाई चेन ऐसे ही है कि आपने जब इसमें स्टेप इन कर लिया ना, तो फिर आप यहाँ वहाँ ना भटके, आप इसी फील्ड को आप अपनाएं और इसी में आप अपने आप को एक्सेल करें, हार्ड वर्क करें एंड यू विल गेट समवेयर, राइट? सो है स्कोप बहुत ज्यादा है, बट अगेन यू नीड टू बी एट दैट लेवल, राइट, जहां पर आप compete कर सके और जहां पर लोगों को और कॉर्पोरेट्स को और जितनी बड़ी, बल्कि इवन अभी इंडिविजुअल सेलर्स बारे में ऐसे है कि जो फ्रीलांसिंग के तौर पर लोगों को देख रहे हैं कि आके हमारी इन्वेंट्री को जो है ना संभाले। बट जो हमारे स्टूडेंट्स है वो आपको पता है कि हमारा करिकुलम उस लेवल का नहीं है कि जो आप एक यूनिवर्सिटी से निकले और वो बड़ा बिल्कुल जो है ना टॉप नॉच उसके पास नॉलेज हो रहा कि बिल्कुल। स्टार्ट कर सके, ठीक है? सो ही नीड मोर पॉलिशिंग, शी नीड सम पॉलिशिंग, उसके बाद ही उस लेवल के ऊपर आएंगे और वो काम करेंगे। बट अगेन हैविंग सेड दैट अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर, बट यस अपने आप को और अपनी स्किल्स को जो है इनहांस करना होगा। जो ऑलरेडी इस मार्केट में है, सप्लाई चेन में है, तो आई विल से
कि स्टे फोकस ऑन द जो पॉलिसीज आ रही है अमेजोन की, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और ये भी एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स इन 2024-2025 कि हाउ वी कॉप विद दीज पॉलिसीज। अगेन स्टोरेज कॉस्ट की हो गई है, लास्ट ईयर स्टोरेज कॉस्ट एक अलमिया बना हुआ था, इस साल प्लेसमेंट बिल्कुल। फीस आ गई है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवा दी। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सो इफ यू cop up with these things, so you will be good on everything. If not, so again, you will be struggling throughout the year. So अभी Q1 Q2 स्टार्ट है, तो इसी में आप अपने सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करें, तो डाउन द लाइन जब आप Q4 तक आप पहुंचेंगे, सो यू विल हैव ब्रीथिंग स्पेस जहां पर आप सोच के आप करेंगे क्या रो, कि अब हमें क्या करना है। तो नाउ इज द राइट टाइम टू जस्ट कीप एन आई ऑन योर डिसीजंस कि क्या आप डिसीजन करें। इज इट राइट टू गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस है, तो डिसीजन मेकिंग आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है इस Q2 में। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। थैंक यू सो मच शिजात भाई। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? नहीं, थैंक यू सो मच सईद, इट्स बीन गुड। काफ़ी अरसे से मैं जो है ना सोच रहा था कि आपके साथ चिट चैट हो, सो इट्स ग्रेट, थैंक यू।